हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज हम सामान्य परिचय के बारे में देखेंगे। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर प्रारंभ करते हैं इकोनॉमिक्स को। इस तरह से 5 कक्षाएं संचालित होंगी, सभी टाइम टेबल देख लिए होंगे। टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। जो एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं और जिस तरह से वर्तमान में पूछा जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अर्थशास्त्र क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, इसको समझते हैं। उसके बाद अर्थव्यवस्था को देखेंगे। सबसे पहले क्या है, अर्थशास्त्र है आवश्यकता अनुरूप संसाधनों का प्रयोग। कोई वस्तु कितना उत्पादन किया जाएगा, उसका वितरण किस तरह से किया जाएगा, उस वस्तु का मांग कितना है, पूर्ति किस तरह से है, इस तरह का जो आंकड़ा तैयार किया जाता है और जिस विभाग के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है और संसाधनों का जो प्रयोग किया जाता है, यह आपका अर्थशास्त्र है। यही अर्थशास्त्र को जब व्यवहारिक रूप से आप देखते हैं कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, यह आपका अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में क्या लिखा हुआ है, किसी क्षेत्र के अनुरूप आर्थिक क्रियाओं को प्रदर्शित करना। आर्थिक क्रियाओं को प्रदर्शित करने से ऐसा क्या है कि आप लाभ प्राप्त करना चाह रहे हैं कि हानि हो रही है, यह व्यवहारिक है। सभी लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यापार करते हैं। लेकिन आप देखेंगे जो सरकारी योजनाएं रहती हैं उसमें हमेशा सरकार को हानि ही होती है। ठीक है, तो ये आपके दोनों अलग अलग हैं, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। एक बार और देखते हैं। अर्थशास्त्र क्या है, किसी वस्तु का मांग कितना है, पूर्ति कितना हो रहा है, यह आपका मांग और पूर्ति का नियम है। वही मांग के आधार पर उसका उत्पादन सही तरीके से हो पा रहा है या नहीं हो रहा है। इसके अलावा वितरण सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, इसी को हम अध्ययन करते हैं। वह विभाग, वह क्षेत्र अर्थशास्त्र कहलाता है। यही जब आप सोच लेते हैं कि लाभ का उद्देश्य है, समाज सेवा है या जनता के हित में कार्य करना है, तो यह आपके अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। यह व्यवहारिक है, या तो लाभ होगा या हानि होगी। ठीक है, तो ये आपके दो परिभाषा हुए, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के। तो आइए हम अर्थव्यवस्था के प्रकार देखते हैं कि आखिर 3 कौन से ऐसे स्तर हैं जिसमें अर्थव्यवस्था को विभाजित किया गया है और यह विश्व स्तर पर विभाजित किया गया है। तो आइए देखते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो 3 प्रकार हैं। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। 3 हो गए, तीसरा मिश्रित है, दूसरा समाजवादी और पहला निजी पूंजीवादी। ठीक है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या है, एक ही वस्तु को 2 अलग अलग कंपनी अगर उत्पादन करता है तो उनका उद्देश्य क्या होगा, जितना वस्तु का मांग हो रहा है उसके हिसाब से पूर्ति करना। तो इनका एकमात्र उद्देश्य होगा लाभ कमाना। किसका, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या है, सार्वजनिक रूप से आप यह देखेंगे कि वास्तव में लोगों को जरूरत क्या का है, उसके अनुरूप आप उत्पादन करेंगे, तो आप जनता के हित में रखते हुए, ताकि उसको किसी भी प्रकार की हानि, नुकसान या कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। इसके लिए आप प्रयास करेंगे उनको उत्पादन का एक निश्चित दाम प्रदान करें,
जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चाहेगा कि वस्तु के अनुरूप अपना लाभ जोड़कर वह आपके साथ विक्रय करेगा। ठीक है, तो ये आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था हुआ। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या है, मान लीजिए कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जिसमें सरकार उस खर्च को वहन नहीं कर सकता है, उसको हमेशा हानि आपको प्राप्त होती है। तो सरकार उस स्थिति में क्या करता है, निजी क्षेत्र के साथ पार्टनरशिप कर लेता है। तो निजी क्षेत्र के साथ पार्टनरशिप करता है तो सरकार को एक दबाव कम हो जाता है खर्च वहन का। तो निजी क्षेत्र का रहेगा तो निजी क्षेत्र अपना लाभ कमा ही लेगा। इसके अलावा सरकार का एक दायित्व कम हो जाता है। क्या दायित्व कम हो जाता है कि उसको एक क्षेत्र को अगर निजी क्षेत्र को प्रदान करता है, कोई सा भी क्षेत्र है तो उसका पूरा देखरेख निजी क्षेत्र करेगा। ठीक है, तो ये आपके मिश्रित अर्थव्यवस्था हुआ जिसमें निजी क्षेत्र और सामूहिक क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो निजीकरण इसके बारे में मेंस में अच्छे से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं। क्या समाजवादी अर्थव्यवस्था है, क्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है और मिश्रित अर्थव्यवस्था, तीनों में क्या अंतर है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले निजी क्षेत्र। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अभी देखे हैं कि इसमें निजी क्षेत्र का स्वामित्व होता है। निजी क्षेत्र अर्थात प्राइवेट सेक्टर कहना चाहिए, जहां वस्तु का उत्पादन लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। दूसरा क्या है, सार्वजनिक। ठीक है, तीसरा है निजी और सामूहिक। तो ये आपके हुए समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है आपको 1776 के दौरान देखने को मिलता है। 1917 में आपको समाजवादी और 1936 के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। क्या उल्लेख है, तो एडम स्मिथ की जो रचना है द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन, इसमें आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उल्लेख किया गया है। वहीं 1917 में बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप समाजवादी अर्थव्यवस्था देखने को मिलता है। 1936 के दौरान जॉन मेनार्ड केन्स की जो रचना है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इससे यह जानकारी प्राप्त होती है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था 1936 के दौरान भी शामिल था। तो इस तरह से तीन भागों में विभाजित किया गया है। आप वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की रचना को याद करना पड़ेगा, यह पूछा जाता है। यह हो गया आपका तीसरा बिंदु। चौथा देखिए व्यक्तिगत लाभ। तो कोई भी निजी क्षेत्र है लाभ कमाने के उद्देश्य से ही उद्योग स्थापित करता है। ठीक है, तो उसी उद्देश्य की पूर्ति अगर एक से अधिक कंपनी करे, एक से अधिक कंपनी उसी वस्तु को अगर उत्पादित करती है तो हो सकता है आपको वस्तु की गुणवत्ता में कुछ सुधार देखने को मिले, वस्तु के दाम आपको कम देखने को मिलेगा। जैसे कोई एक वस्तु है जिसका मूल्य है 10 रुपए, सिर्फ एक मात्र कंपनी है जिसके द्वारा उत्पादन किया जाता है, तो अकेले उत्पादन करता है इसलिए 10 रुपए। वही मान लीजिए दूसरा भी कंपनी, तीसरा कंपनी और चौथा कंपनी इसी वस्तु को उत्पादित करेगी तो ये भी तीसरा और चौथा, तो वस्तु के दाम में कमी आएगा क्योंकि चार जो कंपनी है उस वस्तु को उत्पादित कर रही है, विक्रय कर रही है। तो हो सकता है इस 10 रुपए के स्थान पर 7 या 8 रुपए उस वस्तु का दाम आपको देखने को मिले। इसके अलावा अकेले उस वस्तु को जो उत्पादित कर रहा था हो सकता है उसकी वस्तु की गुणवत्ता में कुछ कमी आपको देखने को मिले, लेकिन चार जो उद्योग उस वस्तु को उत्पादित करेंगे वस्तु का दाम भी कम रहेगा और सभी जो उद्योग स्थापित किए हैं यह चाहेगा कि अपने उद्योग का जो कच्चा पदार्थ है, इसके अलावा जो वस्तु बनी हुई है उसका विक्रय ज्यादा हो सके और लाभ प्राप्त कर सके। तो आपको वस्तु की गुणवत्ता में भी सुधार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यह रहा आपका
निजी क्षेत्र का व्यक्तिगत लाभ। अगर देखिए सामुदायिक लाभ, तो सामुदायिक लाभ में क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या है, समाजवादी तथा उदारवादी। उदारवादी किसका है, तो जो सरकार है वह चाहेगा कि जनता के हित में उसको किसी भी वस्तु के लिए ज्यादा वहन न करना पड़े। जो योजना अगर संचालित होने जा रही है, भले ही सरकार को हानि हो, नुकसान हो, लेकिन जनता को सही तरीके से क्रियान्वित होना चाहिए। यह सभी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार का प्रयास रहता है। पार्टनरशिप में काम करने का आशय है। जैसे आप देखेंगे अभी नेशनल हाईवे का निर्माण होता है, ठीक है, नेशनल हाईवे का जो निर्माण होता है तो कहीं कहीं आपको टोल प्लाजा देखने को मिलता है, ठीक है, टोल प्लाजा आपको देखने को मिलता है। तो टोल प्लाजा में आपसे पैसा लिया जाता है। तो जो रोड निर्माण किया गया है, नेशनल हाईवे हो चाहे स्टेट हाईवे हो, अक्सर आपको नेशनल हाईवे में देखने को मिलता है। तो वस्तु जब किसी एक सरकार के द्वारा उस सड़क को निर्माण करने के लिए, एक साथ सरकार के पास तो इतना पैसा नहीं हो सकता ताकि वे गुणवत्तापूर्ण सड़क का निर्माण कर सके, तो वे किसी प्राइवेट सेक्टर के साथ साझा करके उस रोड का निर्माण करवाते हैं। उस रोड का जब निर्माण हो जाता है तो टोल प्लाजा स्थापित किया जाता है ताकि जो आवागमन करने वाले हैं उनसे पैसा प्राप्त कर सके। वह पैसा तब तक प्राप्त किया जाता है जब तक प्राइवेट जो सेक्टर है उसका पैसा लगा हुआ है उसकी वापसी ना हो जाए। जब तक उस प्राइवेट सेक्टर का लगा हुआ पैसा वापस नहीं हो जाता तब तक टोल प्लाजा से पैसा लिया जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका समाजवादी और उदारवादी बात, आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, अमेरिका, जापान, ये आपके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। चीन, ये आपके समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। जबकि हमारा भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, ये सभी देश मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। आइए अगला बात करते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में। कौन सा, कृषि है, उद्योग है, सेवा। 3 भागों में विभाजित किया गया है, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, पहला प्राथमिक क्षेत्र है, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र है और तीसरा तृतीयक क्षेत्र है, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि आपके आते हैं, जो कच्चे पदार्थ वाले जहां से निर्माण होता है। द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग सेक्टर आते हैं और तृतीयक क्षेत्र में जहां से सर्वाधिक जनता के हित में कार्य किया जा सके, सेवा क्षेत्र आते हैं। तो कच्चे पदार्थ कृषि से उत्पादित होते हैं और उत्खनन, ये कच्चे पदार्थ वाले प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसी कच्चे पदार्थों को जिस उद्योग सेक्टर में उपयोग किया जाता है ये द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं, जिसके अंतर्गत उद्योग है, निर्माण है, विद्युत है, विनिर्माण है, ये आपके द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तीसरा देखिए तृतीयक क्षेत्र, जहां से जनता को सीधे तौर पर लाभ प्राप्त हो सके, जैसे शिक्षा, बैंकिंग, अस्पताल। वर्तमान में आप देखेंगे इस तरह से अभी शिक्षा है, अस्पताल है, गुणवत्ता हो गई है। इसमें चाहे आप प्राइवेट जो स्कूल कॉलेज होते हैं उसकी बात करें या सरकारी कॉलेज स्कूल की बात करें, पहले की तुलना में गुणवत्ता देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। बैंकिंग सुविधा आपको प्रदान की जा रही है। इसके अलावा अस्पताल में आज देखेंगे मृत्यु दर, जन्म दर ज्यादा हो गया है जबकि मृत्यु दर बहुत ही कम हो गया है। इसका क्या है, अस्पताल में उस तरह की सुविधा मिलना है जिसके कारण मृत्यु दर में कमी आई है, ठीक है। तो ये हुए आपके अर्थव्यवस्था के क्षेत्र और अर्थव्यवस्था के प्रकार। आइए अगला टॉपिक देखते हैं, आर्थिक विकास, समृद्धि और प्रगति के बारे में। आर्थिक विकास, दूसरा बिंदु है आर्थिक समृद्धि और तीसरा है आर्थिक प्रगति।
तो देख लेते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। आर्थिक समृद्धि के साथ साथ जीवन स्तर में गुणात्मक वृद्धि। तो गुणात्मक वृद्धि देखने से पहले आइए आर्थिक समृद्धि के बारे में देखते हैं कि आखिर आर्थिक समृद्धि क्या है, जिसको इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। तो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि होती है, प्रति व्यक्ति आय से ऐसा क्या है, जितना आपका देश का राष्ट्रीय आय है उसमें देश की कुल जनसंख्या को आप विभाजित करेंगे तो प्रति व्यक्ति आय आपको प्राप्त होता है। तो प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि आपको देखने को मिलती है ये आपका ग्रोथ कहलाता है, आर्थिक समृद्धि कहलाता है। और इसी आर्थिक समृद्धि में अगर आपके जीवन स्तर, इसमें भी सुधार होता है, गुणात्मक वृद्धि आता है। जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु 60 वर्ष में हो जाती है, यदि वह 5 साल और जीता है, कब, जब उसका प्रति व्यक्ति आय भी वृद्धि हुआ है और उसके जीने के स्तर में भी वृद्धि हुआ है, तो यह आपके गुणात्मक वृद्धि के अंतर्गत आता है और इसे ही आर्थिक विकास कहा जाता है। तो ये हुए आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। तीसरा देखिए आर्थिक प्रगति, प्रोग्रेस, आगे बढ़ना। ठीक है, हमेशा आपको प्रोत्साहित किया रहा होगा जब स्कूल कॉलेज में पढ़े होंगे तो कि आप अगले साल और इससे अच्छा प्रयास कीजिएगा। तो यही है लंबे समय तक चलने वाला सकारात्मक बदलाव। हो सकता है इस साल आप लोगों में से कई लोगों का प्रीलिम्स नहीं निकला होगा, 2019 में नहीं निकला होगा, कुछ भी कारण रहा हो, तो आप प्रयास क्या करेंगे, आपका प्रयास होगा कि 2020 का प्रीलिम्स आप क्वालिफाई करें। जो बीच में क्या कमियां रह गई थी उसको तो आप स्वयं आकलन किए होंगे, उन कमियों को आप दूर करने का प्रयास कर ही रहे होंगे ताकि इस साल आपका प्रीलिम्स निकल जाए। तो लंबे समय से आप सोच रहे थे कि 2019 का तो प्रीलिम्स हो गया है, 2020 का प्रीलिम्स कब होगा इसका सभी इंतजार कर रहे थे। तो सकारात्मक है ये कि इंतजार आप कर रहे थे और पढ़ाई में संलग्न थे। तो यही जो सकारात्मक बदलाव आता है यह आपका आर्थिक प्रगति कहलाता है। ठीक है, तो ये हुआ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में। इसको आप याद रखिएगा, तीनों अलग अलग हैं। इसी से संबंधित एक सूचकांक है, यही एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप याद रखिएगा, मानव विकास सूचकांक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो मानव विकास सूचकांक जिसे HDI कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, आइए इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करते हैं जो हमारे CGPSC प्रीलिम्स हो या व्यापम हो, दोनों के एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मापन कौन करता है, तो मापन करता है UNDP। ठीक है, जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कहा जाता है। किसका मापन करता है, HDI का। यह हुआ मापन के बारे में। आखिर मानव विकास सूचकांक के जन्मदाता और सहयोगी कौन थे, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो अवधारणा के जन्मदाता थे महबूब उल हक, जो पाकिस्तान के नागरिक थे, और इनके सहयोगी थे हमारे भारत के अमर्त्य सेन। ठीक है, ये सहयोगी थे। इन दोनों के द्वारा ही मानव विकास सूचकांक जारी किया गया है। इसका प्रारूप तैयार किया गया है जो मापन करती है UNDP। सबसे पहले प्रारंभ हुआ है 1991 में। ठीक है, 1991 में मानव विकास सूचकांक जारी किया गया है। आइए इसमें देखते हैं कौन कौन से बिंदुओं को शामिल किया जाता है, कौन कौन से आधार होते हैं। पहला साक्षरता दर, दूसरा प्रति व्यक्ति आय और तीसरा जीवन प्रत्याशा। साक्षरता दर, साक्षर कौन है, वे व्यक्ति साक्षर हैं जो किसी एक भाषा को लिखना और पढ़ना दोनों जानता हो, इसके अलावा बोलना जानता हो, वह व्यक्ति साक्षर है। ठीक है, तो साक्षरता दर को शामिल किया जाता है कि आखिर उस देश में साक्षरता का प्रतिशत कितना है। ठीक है, ये आपको 2011 के जनगणना में देखने को मिला होगा, और नहीं पढ़े होंगे तो भारत का जनगणना और छत्तीसगढ़ के जनगणना इसको तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो साक्षरता दर को शामिल किया जाता है। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय जो देश की कुल आय है उसमें कुल जनसंख्या को अगर आप भाग करते हैं तो प्रति व्यक्ति आय
आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको भी शामिल किया जाता है। और जीवन प्रत्याशा, आखिर कब तक, पहले आप देखेंगे अस्पताल की सुविधा नहीं थी, तो बीच में आपको जो एवरेज उम्र है कम देखने को मिला है। अभी वर्तमान में देखेंगे अस्पताल सुविधा हो जाने के कारण मृत्यु दर में बहुत ज्यादा काफी गिरावट आया है। किसकी तुलना में, तो जन्म दर की तुलना में। तो ये आपके 3 आधार हैं, ये प्रश्न में पूछा जाता है। चौथा विकल्प आपको दिया रहता है इनमें से कोई नहीं। तो तीनों है, साक्षरता दर है, प्रति व्यक्ति आय है और जीवन प्रत्याशा। ठीक है, ये 3 आधार हैं। किनके सहयोगी कौन थे, तो ये भी पूछा जाता है। अवधारणा के जन्मदाता थे महबूब उल हक, सहयोगी थे भारत के अमर्त्य सेन। ठीक है, प्रारंभ कब से हुआ है, तो 1991 से। मान को याद रखिए, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, मानव विकास सूचकांक है, इसमें 0 से लेकर 1 के मध्य अंक दिए जाते हैं। ठीक है, 0 से 1 के मध्य मान होते हैं। तो आइए इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला निम्न मानव विकास सूचकांक है, दूसरा मध्य मानव विकास सूचकांक है और तीसरा है उच्च मानव विकास सूचकांक। ठीक है, तो 0.000 से 0.499 तक ये आपके निम्न मानव विकास के अंतर्गत आते हैं। वहीं 0.500 से 0.79 मध्य मानव विकास के अंतर्गत आते हैं। तीसरा इसी में है उच्च मानव विकास, जिसके अंतर्गत 0.800 से 1 ये आपके उच्च मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए मान 0 से 1 के बीच आपको देखने को मिला है। तो आइए बात करते हैं मानव विकास सूचकांक 2019 के बारे में, जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो मानव विकास सूचकांक 2019 को देखने से पहले आप 2 बात और याद रखिएगा। जिस तरह से यूएनडीपी द्वारा 189 देश को शामिल करते हुए मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है, उसी प्रकार भारत में सर्वप्रथम प्रयास किया गया है 2001 में। ठीक है, जिसमें सभी राज्यों को शामिल करते हुए मानव विकास निकालने का प्रयास 2001 में भारत में प्रारंभ किया गया है। इसके अलावा आप राज्यों में देखेंगे तो मध्य प्रदेश जो राज्य है, इसके द्वारा राज्य स्तर पर अपने जिले में मानव विकास सूचकांक निकालने का प्रयास किया गया है। ये 2 बिंदु आप याद रखिएगा। आइए रिपोर्ट देख लीजिए मानव विकास सूचकांक का 2019 का रिपोर्ट, जिसमें 189, एक कम 190 देश शामिल थे, जिसमें प्रथम स्थान पर है नॉर्वे, जिनको 0.954 ये अंक प्राप्त करते हुए उच्च मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत आते हैं। इसी में अंतिम जो स्थान पर थे नाइजर, जिसे 0.377 जो निम्न मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत आते हैं। इसी में याद रखिएगा भारत पहले 130 था, 2019 के सूचकांक में एक अंक ऊपर बढ़ते हुए 129वां पर है, जिसका 0.674 ये याद रखिएगा पूछा गया प्रश्न है। 0.674 मध्य मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्रम 129 याद रखिएगा, शामिल देश 189, पहले 130 था, एक क्रम में बढ़ोतरी हुई है और 129 स्थान पर वर्तमान में भारत स्थित है। तो ये तो था मानव विकास सूचकांक 2019 के बारे में। और इस तरह से आज की कक्षा हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का हुआ। हो सकता है इसमें से आपको एक प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल जाए, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो मेंस के टॉपिक हैं उसको तो अध्ययन नहीं करेंगे, प्रीलिम्स के महत्वपूर्ण टॉपिक को हम जल्द ही कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आज की कक्षा। चलिए फिर मिलते हैं 3 बजे पंचायती राज व्यवस्था की कक्षा में। उसके बाद शाम को देखेंगे भारत का भूगोल, जिसमें आज हम अध्ययन करेंगे सिंधु नदी अपवाह तंत्र के बारे में। आखिर देखेंगे, नाम तो सुने ही होंगे आप लोग, सतलज, रावी, झेलम, चिनाब के बारे में, उसके बारे में शाम को अध्ययन करेंगे। ठीक है, कल पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत हम पेशा एक्ट और ग्राम सभा के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। उसके आगे हम बात करेंगे ग्राम पंचायत के बारे में, कार्यकाल के बारे में, संरचना क्या है, आरक्षण किस तरह से दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम प्रवेश करेंगे आखिर पंचायत स्तर पर चुनाव किस तरह से होता है।
तो ये आपके सिलेबस हुआ। ठीक है, तो ये आपका पहला कक्षा। आज जनजातीय भी प्रारंभ हो गया है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स भी प्रारंभ हो गया। संविधान का आपका मैक्सिमम 10 क्लासेस और होंगी। उसके बाद इस जगह पे भारतीय आधुनिक इतिहास प्रारंभ करेंगे। ठीक है, जैसे ही भारतीय आधुनिक इतिहास वो तो थोड़ा लंबा जाएगा। इधर आपका पंचायती राज व्यवस्था कंप्लीट होगा 3 बजे की कक्षा में, तो 3 बजे हम छत्तीसगढ़ का इतिहास प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, कोशिश किया जा रहा है कि 31 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं शाम को 3 बजे की कक्षा में। अभी के लिए धन्यवाद।